नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं अविरल जी को अपने चैनल पे और ये चलाते हैं रेनो काइगर नॉन टर्बो AMT। दोस्तों आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे इस गाड़ी को लेके और आज आपके पूछे हुए सारे सवाल पूछेंगे इनसे और आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक सवाल का जवाब देते हैं आपको कि कैसी है आपकी रेनो काइगर नॉन टर्बो। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस वेरिएंट की और इंजन ट्रांसमिशन के बारे में बता देते हैं आपको। तो ये है इसका टॉप एंड RXZ वेरिएंट। आपने कब परचेज़ करा था इस वेरिएंट को? इसको अप्रैल 2021। अप्रैल यानी कि लॉन्च के टाइम पे ही आपने ये गाड़ी ले ली थी। हाँ, 1-2 महीने। तो अप्रैल 2021 यानी कि फर्स्ट बैच की ही ये गाड़ी हुई, राइट? Right. तो फर्स्ट बैच की ये गाड़ी है और टॉप एंड वेरिएंट किस कॉस्टिंग में आपको पड़ा था? 925 ऑन रोड, ठीक है। 815 एक्स शोरूम। 815 एक्स शोरूम, 925 ऑन रोड नोएडा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं नोएडा की नंबर प्लेट है इस गाड़ी पे और 925 के अंदर आपको मिनी SUV का टॉप मॉडल शायद ही किसी और गाड़ी में मिलता। एक ये और एक मैग्नाइट है जो इस प्राइस में मिल सकती थी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अविरल जी ये पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ी आपने कंसिडर करी थी जब आप इसे परचेज करने वाले थे? इसके अलावा मैंने कंसिडर करी थी नियोस, ग्रैंड आइटन नियोस, और ऑरा आ गई थी तब तक। ठीक है। ऑरा थी, फिर डिज़ायर थी लिस्ट में, और एक स्विफ्ट थी बट वो बिल्कुल लास्ट में रखी थी स्विफ्ट। तो बेसिकली आप सारी हैचबैक्स देख रहे थे? हैचबैक्स और सब कॉम्पैक्ट SUVs देख रहा था मैं, सॉरी हैचबैक्स और सब कॉम्पैक्ट सिडान्स देख रहा था। ठीक है। वहाँ पे मेरे को एक गाड़ी मिली जिसमें तीनों है, हैचबैक भी है, सिडान भी है और सब कॉम्पैक्ट SUV तो है ही। ठीक है। और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं आपकी गाड़ी से? जैसे कि 6-8 महीने हो गए हैं आपको चलाते हुए, तो कितनी चला चुके हो आप गाड़ी? अराउंड 6500 चल चुकी है अप्रोक्सीमेटली। 6500 आप चला चुके हो। और कैसे किस तरह का यूसेज रहता है आपका गाड़ी का? यूसेज तो बेसिकली ये रहता है कि यहाँ से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ठीक है। उसके अलावा कभी वीकेंड पे फैमिली के साथ आउटिंग और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, बस दैट्स ठीक है। तो आप बता रहे थे कि आपको एक गाड़ी के अंदर 3 गाड़ी मिल गई जी। कैसे, ज़रा डिस्क्राइब करेंगे इस चीज़ को? पहले तो ये सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी है। बिल्कुल है ना? और उसके साथ सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का स्टैंड्स भी है, क्लैडिंग वगैरह वो सब, ग्राउंड क्लियरेंस जो मेन चीज़ें होती हैं सब कॉम्पैक्ट SUV में, वो सब इसमें मिला मुझे। और उसके अलावा जो है ये तो हो गया सब कॉम्पैक्ट SUV वाला पार्ट। ठीक है। फिर अब आते हैं कॉम्पैक्ट सिडान कैसे है। कॉम्पैक्ट सिडान ऐसे है कि पीछे का जो रेयर सीट स्पेस और जो बूट स्पेस है वो 405 लीटर का बूट स्पेस है इसमें, और रेयर सीट स्पेस जो है वो एक कॉम्पैक्ट सेडान के जितना है। ठीक है। तो ये हो गई कॉम्पैक्ट सेडान। ठीक है। अब आते हैं कि ये हैचबैक कैसे है। तो जो हमारे जो हैचबैक्स होती हैं जैसे i20 एक्टिव या फोर्ड फ्री स्टाइल, उनको जो चलाने का वो होता है वैसा टाइप की हैंडलिंग है इसकी, ड्राइविंग फीलिंग और ड्राइव फील और स्पेस मैनेजमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है। तो ये एक सवाल और है मेरा यहाँ पे कि आपने एक SUV टाइप की गाड़ी खरीदी है और आपको चलाने में हैचबैक वाली फील आ रही है, तो क्या आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं या किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं? ये आई थिंक आप इसको थोड़ा डिफरेंटली ले गए हैं मेरे पॉइंट को, बट मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि ली SUV चलाने में हैचबैक लग रही है, भाई क्या मजाक है। बिल्कुल। ये वो मजाक नहीं है, ये एक्चुअली ये है कि जैसे हैचबैक कन्वीनियंट होती है चलाने के लिए, ईजी टू ड्राइव की बात कर रहे हैं। ईजी टू ड्राइव, कन्वीनियंट, वो वाला टाइप का। जैसे कई सब कॉम्पैक्ट SUVs होती है जो काफ़ी मतलब उनको मशक्कत लगती है चलने में, या फिर है ना उनको ड्राइव करने में एक अलग ही तरीका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। ये उतना नहीं, ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली गाड़ी है। ठीक है। इस वे में हैचबैक। ओके। तो उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि आपने काइगर ही क्यों कंसिडर करी? इससे पहले मैग्नाइट आ चुकी थी। जी, मेरा बजट जो था वो 9.5 तक का फिक्स था, मतलब वो भी मैंने स्ट्रेच ही कराया एक्चुअली। तो उसमें मैग्नाइट में नॉन टर्बो मैनुअल आता, और मेरा मेन क्राइटेरिया था मेरे को ऑटोमेटिक लेना था, चाहे AMT मिले चाहे जो सा भी मिले, ऑटोमेटिक। अब उसमें ऑटोमेटिक सीधा CVT था। ठीक है। और मेरे को ये था कि इस बार जो लेनी है गाड़ी वो फुल्ली फीचर लोडेड टॉप एंड मॉडल लेना है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर CVT भी लेना पड़ता तो एक्सेल तक आ जाता, मुश्किल से वो भी और स्ट्रेच करना पड़ता उसमें भी। ठीक है। मैग्नाइट का जो एक्सेल CVT है, तो इसलिए मैंने फिर इसको कंसिडर करा। तो बेसिकली अगर मैग्नाइट में AMT आया होता तो आज आप मैग्नाइट हाँ, मैग्नाइट, फिर तो मैग्नाइट।
तो बेसिकली आपको टॉप मॉडल भी मिल गया, आपके बजट में भी आ गई जी और सारी रिक्वायरमेंट्स ये आपकी फुलफिल कर रही थी जी। अच्छा, अब कलर के बारे में पूछना चाहूँगा कि डार्क कलर की मेंटेनेंस थोड़ी हाई रहती है, हाँ। तो आपने ये ब्राउन और वो भी स्पेशली डुअल टोन के अंदर क्यों कंसिडर करा? क्योंकि कलर ऑप्शंस तो काफ़ी सारे आते हैं काइगर के अंदर। अब देखिए, हमारे जो है फैमिली को दिखाए थे अलग अलग कलर ऑप्शंस, ओके तो उनको जो है ये इसमें ही सबसे बेस्ट लगी और लकीली ये अवेलेबल भी थी गाड़ी, ठीक विद है, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन मिल जाती, तो इसलिए ये कलर चूज़ किया। ये तो फैमिली चॉइस है, कलर तो कंप्लीट कलर फैमिली चॉइस है, गाड़ी आपकी गाड़ी choice और वेरिएंट मेरा चॉइस। है। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और थोड़ी सी बातें करते हैं कि इंटीरियर में ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह कैसे हैं इस गाड़ी जी, तो ये इसकी चाबी है और ये पीछे से ऐसे दिखती है, यहाँ पे ऐसे। इसमें 2-3 फीचर्स हैं जो मेरे को दिखाने थे। एक तो ये जो लाइट का फीचर है, ये जनरली लोग सोचते हैं इससे बाहर की लाइट जलेगी, बट जलता अंदर की लाइट है। ये अंदर की कैबिन लाइट जलती है इससे, और फिर बंद करो तो बंद हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप कभी मॉर्निंग में लेट नाइट आए हो, आप नहीं जाते, आपकी सोसाइटी कॉलोनी में शोर मचे टन टन वाला, तो उसमें क्या है, आप गाड़ी से जब उतरो, ये जैसे अनलॉक में तो कुछ आवाज़ नहीं आई, अब आप पीछे जाओगे तो ये लॉक होगी अगर गाड़ी, तो ये आवाज़ आती है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आप ऑफ कहीं से आए हो, तो आप इसका लॉक का बटन दबा दो तो आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी, ये वाला बटन। ठीक है। तो अगर बटन दबा देते हैं तो हॉर्न की आवाज़ हाँ, हॉर्न की आवाज़ नहीं आती, मतलब वो जो Hyundai में ये काफ़ी लोगों को इशू रहता है कि उसमें आवाज़ भी बंद नहीं हो रही, आवाज़ बंद नहीं हो रही। अब Hyundai ने उसमें भी है ना एक लॉन्ग प्रेस कर Provision दो आ उनकी चुका है, की, बिल्कुल, तो वो ठीक हो जाता है। ये था, बाकी तो सही है, इसकी चाबी वगैरह कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी अंदर चलते हैं और अंदर से बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो चलिए दोस्तों, अब आ चुके हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में जानते हैं कि क्या है इसके अंदर खास बातें और क्या कुछ कमियां रेनो ने छोड़ दी हैं जो शायद फेसलिफ्ट के अंदर अपग्रेड करी जा सके। तो अविरल जी, इंटीरियर के बारे में एक एक चीज़ बताएं हाँ, कि कैसी लगती है आपको अपनी रेनो काइगर। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं पर्सनली मेरी फीलिंग है ये कि मैग्नाइट से इंटीरियर काइगर का बेटर रखा गया है और ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न बन जाता है काइगर को कंसिडर करने का ओवर मैग्नाइट। ओके। मैग्नेट तो मैंने सिर्फ शोरूम में देखी है और ज़्यादा मैंने चलाई नहीं है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके, बट काइगर का इंटीरियर में सबसे बढ़िया बात ये है, मिनिमलिस्ट, सिंपल इंटीरियर, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बहुत ज़्यादा, Okay. इजी टू यूज़, कन्वीनियंट, एर्गोनॉमिकली बिल्कुल ठीक रखा है इन्होंने, मतलब हाथ वाथ आराम से आपका जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। ठीक है, और उसके अलावा रही बात प्लास्टिक क्वालिटी, तो ये बजट गाड़ी है तो उस हिसाब से उन्होंने दी है क्वालिटी, बट जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे उन्होंने ठीक दी है, ठीक है। और जहाँ वो कस्टमर नहीं देखता है वहाँ उन्होंने अपना काम कर दिया है। कॉस्ट कटिंग करी है, हाँ, बेसिकली अपना काम कर दिया उन्होंने। कॉस्ट कटिंग इस गाड़ी के अंदर करी गई है। हाँ, वो है। और उसके अलावा कई जैसे चीज़ें हैं जो इन्होंने, ठीक है, इनका मोटिव ये था कि भाई बैटरी सेव करने के लिए आप ये सब बंद हो जाता है, ये टच स्क्रीन वगैरह, ठीक है, उसका इलाज ये है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो थोड़ी सी देर, वैसे ये 2 मिनट में भी बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर यूज़ करना चाहते हो तो इसको पोजीशन पे कर दो और तब थोड़ी देर 4-5 मिनट चल जाएगा, फिर भी बंद हो जाएगा उसके बाद। ओके। और ये तो चला ही जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं एक लिमिटेड बजट के अंदर, और कुछ लोगों को फीचर्स के अंदर इश्यूज भी आ रहे हैं। तो आपको एज सच कोई इशू आ रहा है इसके टच स्क्रीन के अंदर, स्पीडोमीटर के अंदर, या किसी भी फीचर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी के अंदर? नहीं, फिलहाल तो सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है, एसी बढ़िया काम करता है और एसी कंट्रोल सही है, टच स्क्रीन में भी कोई अभी तक तो कोई इशू नहीं है। एक ये सिवाय रिवर्स कैमरा के कि ये बहुत टाइम लेता है आने में, मतलब आप जितनी देर में रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हो उसके थोड़ी देर बाद आता है। आप ये देखो, बेसिकली आपको रुकना पड़ता है रिवर्स हाँ, कैमरा के लिए कि एक बार कैमरा स्टार्ट हो फिर रिवर्स करना स्टार्ट करो। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है वहां से ट्रैफिक होता है, आप कहीं होते हो, सामने से ट्रैफिक होता है, तो आपको जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ, ठीक है, तो वो थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा लैग है, लैग कैमरा है, में हाँ, बेसिकली डिले है, लैग भी क्या डिले है, और ठीक ठाक है क्वालिटी कैमरे की। ठीक है। उसके अलावा सिस्टम के अंदर, इसके अंदर आता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, हाँ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले बिल्कुल सही है। वो हुआ ये था कि स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ कि जब पहले फ़ोन जो था, फ़ोन पे भी डिपेंड करता था ओके, कि
जो फ़ोन अगर आपका एंड्रॉयड 10 पे था तो है ना वो उस समय जल्दी कनेक्ट नहीं होता था, और तब तक एंड्रॉयड ऑटो भी अपडेट नहीं होता। जैसे ही अपडेट किया फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे, तो उसके बाद से ये वायरलेस कनेक्शन बिल्ट इन आने लग गया उसमें, और फिर ये कनेक्ट हो जाता है कुछ बिना दिक्कत के। ठीक है। और उसके अलावा चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो को कोई इशू नहीं है। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे अभी हमने काफ़ी थोड़ा ऑफ, अच्छा ये एक है, आप बार बार ऑन ऑफ करोगे तो है ना ये फिर थोड़ी देर बाद में आपको यहाँ से बटन दबाना पड़ेगा और फिर ये चलेगा, बट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है जैसे हो गया। और बाकी उसके अलावा साउंड सिस्टम जो आर्किमिडीज ट्यून साउंड सिस्टम है अच्छा है। ठीक है। जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है उसके हिसाब से 8 स्पीकर साउंड सिस्टम इज वेरी वेल ट्यून्ड। ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अपनी प्रैक्टिकलिटी की तरफ। जी, जी, तो इसके अंदर डुअल ग्लव बॉक्स दिए गए हैं। हाँ जी। और सेंटर में इतनी अच्छी प्रैक्टिकलिटी शायद ही किसी गाड़ी के अंदर आती है। हाँ, वही मैं एक बार उतर जाता हूँ, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो डुअल ग्लव बॉक्सेस दिए गए हैं, उसके अलावा नीचे वाला ग्लव बॉक्स आपको कूल्ड देखने को मिलता है, और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट के साथ साथ काफ़ी सारी स्पेसिंग देखने को मिलती है। तो ये चीज़ कैसी लगती है आपको अपनी गाड़ी के अंदर? ये प्रैक्टिकलिटी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं आपको जो कह रहा था ना, कॉम्पैक्ट सेडान वाली बात, उसमें ये स्पेस मैनेजमेंट जो है अंदर का वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ये डुअल ग्लव बॉक्स ये ट्राइबर से ही लिया हुआ है इन लोगों ने, तो ये अच्छा किया है। ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, काम आता है। ये है, ये थोड़ा शैलो है, तो फ़ोन अगर आप थोड़ा शार्प कट काटते हो तो फ़ोन स्लिप होने का डर रहता है, मतलब ऊपर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। ठीक है। या तो ये रबराइज्ड होना चाहिए था कुछ, या फिर थोड़ा सा और यो उठाना था इसको। उसके अलावा ये भी अच्छी जगह है, और यहाँ पे भी इन्होंने समझदारी दिखाई है कि ये 12 वोल्ट का सॉकेट सही जगह पे लगाया है, घुसना नहीं पड़ता अंदर कहीं जाके। ठीक है। बाकी ये एम्बियंट लाइट है इसकी, अभी तो ये बंद हो गई शायद ऐसी। तो ये एम्बियंट लाइट है, ये भी ठीक है, काम की चीज़ है। ये वाला एरिया इल्यूमिनेट करने के लिए काम का है, बाकी वो तो ठीक है। चलो, बेसिकली एम्बियंट लाइट नाम तो दे दिया गया है इसका, बट इसमें कोई कलर्स का ऑप्शन नहीं है, ना Plain ही रेयर डोर्स में ये आता है। हाँ हाँ राइट, बट ठीक है, चलो जैसा भी है। उसके अलावा जो अंदर का कप होल्डर जो एज एन एसेसरी आता है, ये मैंने लगवाया, और पीछे की बूट लाइट लगवाई है। ये कप होल्डर थोड़ा सा है ना, डिज़ाइन अच्छे से होना चाहिए था। ये है तो काम का, बट अगर आप कोई कप जो है इसमें रखते हो तो यहाँ तक तो आ जाता है वो कप। अगर लंबा कप है, जैसे कई रेस्टोरेंट से उनके लंबे कप आते हैं, तो वो आप उठा के यूँ उठा सकते हो। नहीं तो यहाँ से आपको, यहाँ भी किसी ने रखा है, यहाँ भी रखा है, तो आपको यूँ उठाना पड़ेगा, फिर यूँ करना पड़ेगा, और फिर पीना पड़ेगा जो भी आप पी रहे हो। तो वो ड्राइव करते करते, ड्राइव जो चला रहा है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। ये थोड़ा सा इसका इलाज आई थिंक जो मुझे लगता है वो ये, कुछ नीचे लगाना पड़ेगा और ये कप होल्डर की हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तब होगा ये। बाकी तो सही है, शटर डोर दिया है नेक्सॉन की तरह, ये भी अच्छा है, ये आर्मरेस्ट भी सही है। उसके अलावा मेंटेनेंस पार्ट में अगर बात करी जाए तो काफ़ी सारी जगह मैं देख पा रहा हूँ पियानो ब्लैक के टचेस दिए गए। हाँ हाँ। तो 8 महीने में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? कहीं कमी लगी, कोई खास बात इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में स्पेसिफिकली? हाँ, तो इसमें ये है, ये भाई पियानो ब्लैक को तो बहुत प्यार से रखना आप लोग जो भी ले रहे हो, ये चाहे ये गाड़ी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये स्क्रैच प्रोन तो है ही। मतलब ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं, पर डस्ट प्रोन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी गंदा लगने लग जाता है। और लकीली इन लोगों ने ज़्यादा जगह नहीं दिया है, पर जहाँ दिया है वो साफ दिखता है भैया गंदा है। ठीक है। तो उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो इश्यूज जो मैंने काइगर में सुने थे, आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपको आए हैं कि नहीं। एक तो एसी में इसके इशू सुना गया था, और आपने अप्रैल में गाड़ी ली थी, तो उस टाइम कुछ यूनिट्स के अंदर एसी की क्वालिटी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। तो आपकी गाड़ी में एसी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही है अभी तक? एसी की परफॉर्मेंस सही रही है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेयर एसी वेंट्स भी बढ़िया काम करते हैं। ठीक है। इसकी ट्रिक ये है कि ये इंस्टेंटली ठंडा नहीं करता, इसको 5 मिनट चाहिए। ओके। 5 मिनट दो तसल्ली से, और उसके बाद ये ठंडा करना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसके बाद पूरा कैबिन कूल हो जाता है। ये है। और एक और कॉमन इशू आया था काइगर के अंदर, ये जो आपका फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट है, हाँ हाँ, इसके मैग्नेट्स की प्लेसमेंट हिल जाती थी। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा इशू आया? आजकल वो वार्निंग भी देने लग गए हैं। हाँ, यहाँ पे लगी हुई है, इस पे लगी हुई है वार्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है, यहाँ पे जो है ये मैग्नेट्स के, ये रहे मैग्नेट्स इसके, और इसमें ये है कि ये मतलब आप पीछे से मत खोलो इसको। वो मैं भी, जो भी बैठते हैं पीछे, उनको मैं बोल देता हूँ मत खोलना पीछे से, मेरे को बता देना। बाकी बंद प्यार से करो और प्यार से ही खोलो। मतलब ये कुछ आपने थोड़ा सा यूं करा ना काइगर में इनिशियली,
तो आपको इनको फेस नहीं करना पड़ा है। हाँ, मतलब इसको अगर आपने ज़्यादा प्रेशर दिया तो ये दिक्कत करेगा, तो आपको इसको प्यार से खोलना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये पर चलती गाड़ी में भी खोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब बारी आ गई है ड्राइवेबिलिटी पे बात करने की, बट ड्राइवेबिलिटी की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो के। जी जी। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बाकी चीज़ों से। तो फ्रंट इंटीरियर की बात हो चुकी है। हाँ हाँ। अब आ जाते हैं रेयर सीट स्पेस की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो बेसिकली अब आ चुके हैं काइगर की रेयर सीट के अंदर। और सबसे पहले तो आप बताएं आपकी हाइट कितनी है? मेरी है 5'8". 5'8" आपकी हाइट है, और ड्राइवर सीट आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। बिल्कुल। तो स्पेसिंग के मामले में तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। हाँ, आप अपना पर्सपेक्टिव बताएं, फैमिली पर्सपेक्टिव से कैसी रही गाड़ी? बिल्कुल। और आज तक आपने कितने लोग बिठा के इस गाड़ी को यूज़ किया है, उन सभी चीज़ों की बात यहाँ पे कर लेते हैं। स्पेस मैनेजमेंट पीछे की सीट में बहुत अच्छा करा हुआ है, और सब 4 मीटर गाड़ी में से इतना स्पेस निकालना मतलब काबिले तारीफ बात है रेनो की। खैर उनको ड्राइवर से एक्सपीरियंस है तो उन्होंने वो यूज़ किया होगा यहाँ पे। बिल्कुल। बाकी जो भी बैठा है, चाहे फ्रेंड्स बैठे हो चाहे फैमिली बैठी हो, 5 जने भी बैठे हुए हैं, और 4 जने और एक बच्ची बैठी हुई है यहाँ पे। ठीक है। सबको कंफर्टेबल सीट्स लगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। आर्मरेस्ट है प्रॉपर, फोन है, कप होल्डर है, प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। रेयर एसी वेंट्स हैं। एसी वेंट्स भी अपना काम अच्छे से करते हैं, बट हाँ ऑब्वियसली थ्रो वहाँ से आता है, मतलब एसी की वो फ्लो नीचे से निकल के यहाँ से आता है, तो थोड़ा उतना ब्लोअर वाला बात नहीं है। ठीक है। अगर आगे से कम कर दी स्पीड तो वो कम हो जाएगा, ये वाली बात है। उसके अलावा स्टोरेज में भी सीट बैक पॉकेट्स है बिना सीट कवर के, और ये बॉटल होल्डर है, 2 स्पीकर और ट्विटर भी दिया है, सब कंप्लीट गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। सीट कवर्स की यहाँ पे बात हुई है, तो कुछ लोगों को सीट कवर्स लगाने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही थी और लगा नहीं पा रहे थे ड्यू टू एयरबैग्स इन द सीट, साइड एयरबैग्स। यस। तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी या कमी कहीं लगी? नहीं, कि 8 महीने की यूसेज में मैं देख रहा हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा डर्टीनेस नहीं दिख रही है गाड़ी के अंदर। इसमें ये है कि एक तो ब्लैक इंटीरियर्स है, तो ब्लैक इंटीरियर्स का बेनिफिट ये होता है कि आपको है ना मेंटेन कम करना पड़ता है कंपेयर टू बेज वाइट या वाइट वगैरह। ठीक है। तो वहाँ पे एक तो वो नहीं है, और दूसरी चीज़ जो भी लोग सीट कवर्स लगा रहे हैं RXZ में या RXT में काय करके, प्लीज़ मत लगाओ। साइड एयरबैग हैं इसमें, और दिक्कत करेंगे वो आपको, मतलब भगवान न करे कुछ हो जाए तो दिक्कत करेंगे। और रेनो को मेरे हिसाब से एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स बनाने चाहिए, ताकि लोग उनसे ही डायरेक्ट, हाँ जेन्युइन एक्सेसरीज में ये तो जरूरी है देनी। बिल्कुल। बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बस ये है कि ये जो लाइट्स है ये LED हो जाती तो मजा आ जाता। ठीक है। बाकी उसके अलावा रिक्लाइन एंगल वगैरह भी काफ़ी सही लग रहा है। हाँ, कोई दिक्कत। सीट्स थोड़ी सी हार्ड है, बट ये परेशान नहीं करती है, और लॉन्ग ड्राइव में तो बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। ये सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी और बेटर करी जा सकती है, बेटर हो सकता था। उसके अलावा मेरे को एज सच बैक सीट पे कोई कमी नहीं लग रही है। एडजस्टेबल हेड रेस्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं और सभी चीज़ें इन प्लेस हैं। चलिए अब चलते हैं रेयर की तरफ और बूट वगैरह में देख लेते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्पेसिंग मैनेज करने के बाद बूट में कितनी स्पेसिंग है, कैसी प्रैक्टिकलिटी है, वो सभी चीज़ें देखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा बूट के अलावा मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो डोर्स हैं इनके जहाँ एंड होता है वहाँ पे गैप है, तो उससे धूल मिट्टी थोड़ी अंदर आती है, पर गाड़ी के अंदर नहीं आती है, वहीं तक ही रहती है। बट वो आ जाती है। ठीक है। तो जब हम डोर की बात कर ही रहे थे तो ये पता ही था। तो चलिए दोस्तों, अब आ चुके हैं रेयर की तरफ, और बूट स्पेस वगैरह में बताएं कि कैसी प्रैक्टिकलिटी है इस गाड़ी के अंदर, कैसे किन किन तरह से आपने इसे यूज़ करा है, और क्या यहाँ पे बूट के अंदर आपको कोई कॉस्ट कटिंग, कोई कमी लगती है? तो बूट में ये है कि ये वाइपर, वॉशर, डिफॉगर वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। ये बैक एंड में अगर बात करें, लाइट्स बहुत अच्छी है, सुंदर है, ये जलती नहीं है बाय द वे, ये रिफ्लेक्टर्स है। ठीक है। और ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो है बूट में इनको आई थिंक पता होगा रेनो को कि भाई हमने लाइट नहीं दी है, तो एसेसरीज में इन्होंने दे दी थी ये लाइट्स। ओके, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। हाँ, एसेसरीज में लगवाई है। ठीक है। और जेन्युइन एसेसरीज। ठीक है। और उसके अलावा ये थोड़ा लोडिंग लिप है, बट हमने सूटकेस रख के देखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा मेहनत लगती है, थोड़ा एक्स्ट्रा है बाकी गाड़ियों से, थोड़ा अब मेहनत लगती है हल्के से। बाकी वैसे प्रैक्टिकलिटी में तो 60-40 स्प्लिट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आइसोफिक्स सीट माउंट्स भी दिए गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा ये बस इसमें ये एक है, बूट की बात ही कर रहे हैं, तो ये जो है ना, ये टूल किट और ये जो इमरजेंसी रिफ्लेक्टर जो होता है जी,
इसको लगाने का कुछ है ना, इनको करना चाहिए। जैसे टाटा वाले बहुत अच्छा सा है कि ये डिजाइन करके Hyundai में भी प्रॉपर इक्विपमेंट होता है, हाँ एक फिक्स्ड होता है वो। हाँ। जो आवाज आती है कभी कभी रैटलिंग की, वो आई थिंक यहाँ से कहीं से ही आ रही है वो। अच्छा, 6500 किलोमीटर चलने में रैटलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ हाँ, थोड़ा रैटलिंग स्टार्ट हो गई है, पीछे के एरिया से आ रही है, मुझे लग रहा है यहीं से कहीं से आ रही है वो। ठीक है, यही बचता होगा। उसके अलावा बात करना चाहूँगा कि इस गाड़ी का अभी तक क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आया और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ की वेट कर रहे हैं जी। तो क्या आपने भी इस चीज़ की वेट कर रहे हैं या फिर क्या एक्सपेक्टेशन है आपको इस गाड़ी से? प्लेटफॉर्म CMFA प्लस है, जो मैग्नाइट का भी है। मैग्नाइट एशियन एनकैप में 4 स्टार रेटेड गाड़ी है। बिल्कुल। तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई इसके भी उतने ही हैं, ट्राइबर के भी आए हैं, वो भी CMFA प्लस है। बिल्कुल। तो मतलब 1+1 हो गया। अब देखते हैं इसके जब करते हैं बेसिक ग्लोबल एक्सपेक्टेशन वही आप 4 की लेके चल रहे हैं। 4। ठीक है, उसके अलावा कोई खास बात इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स में या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो आपको अच्छा लगा हो, डिफरेंट लगा हो बाकी गाड़ियों से और आप मेंशन करना चाहें? जी जी, बाकी इसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स में ये एक तो स्पॉइलर बहुत अच्छा दिया हुआ है, और ये स्पॉइलर सिर्फ दिखाने का नहीं है, ये एरोडायनेमिक्स में भी काफ़ी काम आता है। जब हम ड्राइवेबिलिटी की बात करेंगे इंजन और ट्रांसमिशन की, तब बात बताएंगे डिटेल में। जब आप इसको हाई स्पीड्स पे भी टर्न करते हैं, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, कोई मत करना प्लीज़, मैं टेस्ट करने के लिए करा था तो मोड़ा था, तो क्योंकि ये डिज़ाइन इतना अच्छा है, एयर प्रेशर जो पड़ता है उससे वो डगमगाती नहीं है गाड़ी। ओके। तो रोल कम हो जाता है। अच्छा, एक और कॉमन इशू आया था इस गाड़ी के रेयर में कि लाइटों के यहाँ से कहीं ना कहीं आपको डस्ट कीचड़ वगैरह देखने को मिल रही थी। अगर आप यहाँ पे आके नोट करोगे, ये थोड़ा सा धूल मट्टी से भी ज़्यादा है ये कुछ ही। तो मुझे तो अभी तक ऐसा कीचड़ वाला फीलिंग तो नहीं आया कि आपका डार्क कलर है तो यहाँ पे चीजें ज्यादा क्लियरली डिस्प्ले हो जाएंगी। है। राइट, करेक्ट। तो ऐसा कुछ निकलता हुआ, ड्रिप करता हुआ तो मुझे नहीं दिखा बारिशों में भी या कीचड़ में भी चलाने के बाद। मैं जानबूझ के चलाई थी टेस्ट करने के लिए ये चीज़। ओके। मुझे दिखा नहीं, बट हाँ ये गंदा जरूर हो गया था इतना। बट आई थिंक रेनो को प्रॉपर थोड़ी अंदर से भी क्लैडिंग, वो जो होती है प्रॉपर क्लैडिंग इनसाइड वाली देनी चाहिए। वहाँ ऐसी जगहों पे नहीं करनी चाहिए कॉस्ट कट। ठीक है, तो उसके अलावा आज की डेट में अगर आपको कोई गाड़ी कंसिडर करनी हो तो आई डोंट नो आप अवेयर हैं कि नहीं, इस गाड़ी के रेट्स ऑलरेडी 50 से 55 हज़ार रुपये बढ़ चुके हैं। हाँ, काफ़ी बढ़ा दिए उन्होंने। आज की डेट में अगर आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो 985 के करीब पड़ती है, जो कि आपके लिए हुए प्राइस से 55-60 हज़ार रुपये ज़्यादा है। जी जी। तो क्या आप इस गाड़ी को कंसिडर करेंगे एक महंगे प्राइस में? फिर उस समय फिर आपको वही है, अगर मुझे उस समय ये गाड़ी लेनी है और मेरा यही सेम जो अभी स्टार्टिंग में गाड़ियाँ बताई थी यही थी माइंड में, बिल्कुल, तो उस समय फिर मैं या तो थोड़ा स्ट्रेच करके टर्बो की तरफ जाऊंगा मैग्नाइट के। ओके। वहाँ मेरे को 5-7 एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं। बिल्कुल। या फिर है ना, अगर यही लेनी है तो इसके तब ली जा सकती है, बट ये जो एक्स्ट्रा चार्ज करा है इन्होंने उसका कोई सेंस है नहीं। वो तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ाने होता है तो बढ़ाने ही होता। बिल्कुल बिल्कुल। पहले थी, जनवरी आ चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी प्राइसेस दोबारा बढ़ सकते हैं, और इसके नहीं हर ब्रांड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं मेरे ख्याल। तो आप रिकमेंड करते हैं ये गाड़ी और लोगों को, या फिर आपको कोई कमी लगती है इस गाड़ी के अंदर जो रेनो इन फ्यूचर अपग्रेड में ला सकता है, तो वो चीज़ ज़रूर मेंशन करें यहाँ पे। हाँ, तो ये गाड़ी जो है मैं रेकमेंड करता हूँ, आज भी रेकमेंड करता हूँ। ये भाई वैल्यू फॉर मनी है, जो दिया है पैकेज के हिसाब से बढ़िया गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि इनको रेनो को वहाँ सेफ्टी फीचर्स में कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। जैसे कि मैग्नाइट में वो जो अपने ESP TCS HSA मिलता है और क्रूज कंट्रोल मिलता है, वो या तो RXZ में देते, या पैसे ही लेने थे तो RXZ ऑप्शनल निकाल देते उस पर्पज़ के लिए, लेकिन देते ज़रूर, हटाने नहीं थे वो चीज़ें। वो काम की चीज़ें हैं और हटनी नहीं चाहिए थी वो। ठीक है। और अक्रॉस द रेंज नॉन टर्बो में भी देते, जैसे AMT दिया है वैसे नॉन टर्बो में भी और टर्बो में भी देते, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आपके हिसाब से आज की डेट में भी ये गाड़ी ओके रिपोर्ट है? हाँ बस प्राइजेस थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ। उसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई मेजर फ्लॉ नहीं है और कंसिडर करी जा सकती है। बट अगर इसके बढ़े हुए प्राइसेस भी आप देखोगे ना, तो जो बाकी सब कॉम्पैक्ट SUVs है, क्योंकि इन्होंने निकाली सब कॉम्पैक्ट SUV है, बिल्कुल, तो बाकी जो सब कॉम्पैक्ट SUVs है उनके मिड मॉडल्स पे इनके टॉप मॉडल मिल जाते हैं। बिल्कुल, कमाल की बात ये है, तो इसलिए अभी भी वैल्यू है ये। तो चलिए दोस्तों, एक और पॉइंट था काइगर के बारे में, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते ऑलरेडी रात हो चुकी है, तो सोचा अविरल जी से ये भी पूछ लिया जाए। अविरल जी, इसके अंदर एक तो लाइट्स की पोजीशनिंग थोड़ी सी लो है, प्लस फॉग लैम्प्स का कोई प्रोविजन नहीं आता। आपके पास तो टॉप वेरिएंट है, तो LEDs की कैसी परफॉर्मेंस है वो ज़रूर बताएं,
क्योंकि लोअर वेरिएंट्स के अंदर तो इसमें हैलोजेंस ही दिए जाते हैं। जी, ये एलईडी रिफ्लेक्टर्स हैं और ये लो होने का फ़ायदा ये है कि फॉग लैंप और हेडलैम्प दोनों का काम एक ही चीज़ कर देती है, तो उनने सही दिमाग लगाया। ठीक है। और ये लो है, आप ये देख रहे हो कि अगर मैं पीछे भी जा रहा हूँ तो मेरी आँख पे नहीं चुभ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो सामने से आने वालों की हाई बीम पे भी आँख पे चुभते नहीं है, वैसे हाई बीम पे मत करिएगा आप लोग, लो बीम पे चलाना। ठीक है। लेकिन इसका ये नीचे होने का ये बेनिफिट है। ओके। अच्छा, अब जो है इसकी रेंज जो है यहाँ पे तो आप लोगों को ठीक दिख रही है, ये काफ़ी आगे तक जा रही है। ठीक है। अंधेरे में बहुत बढ़िया होती है। अगर लाइट्स स्ट्रीट एलईडी लाइट्स जो होती है स्ट्रीट लाइट्स वो जल रही हो तो इसका वो प्रोजेक्टर वाली बात नहीं है बेसिकली। ठीक है। तो थ्रो थोड़ा बाकी वैसा दोस्तों लगता है। नाइट ड्राइव रिव्यू इसका बहुत जल्दी आने वाला है चैनल के ऊपर। तो अगर आपको नाइट ड्राइव के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे दूसरे वीडियो पे विजिट करके आप काइगर का नाइट ड्राइविंग रिस्पॉन्स देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसकी और डिटेल्स हम आपको देंगे अपने दूसरे वीडियो के अंदर, जिसमें बेसिकली फोकस करेंगे इसके ड्राइविंग डायनामिक्स के ऊपर। इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि इसका इंजन अंडर पावर्ड है या नहीं है, ओनर से आपको पूछ के बताएंगे। और काफ़ी सारे आपके डाउट्स जो रह जाते हैं आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम बहुत जल्दी एक और नया वीडियो बनाने वाले हैं जो कि इसी का पार्ट 2 रहने वाला है। तो उसके अंदर आपके पूछे हुए सवाल जो डिस्क्रिप्शन में होंगे, कमेंट सेक्शन में होंगे, वो इनसे पूछेंगे और आपको सभी जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अविरल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रिव्यू के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक पब्लिक के सवालों के साथ और चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच।